हाँ तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोग फेरस मेटल्स देखे थे। फेरस मेटल्स में हम लोग कैस्ट आयरन के बारे में देखे थे, स्टील के बारे में देखे थे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, नॉन फेरस मेटल्स देखेंगे, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं और इसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। कॉपर क्या होता है, एल्यूमिनियम क्या होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है, जिंक क्या होता है, ब्रास क्या होता है, ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट कभी कभी बंद हो जाता है बीच में। अगर आपको मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है या मेरे साइड से कोई दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं फिर से अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक कर सकूँ, ठीक है। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब में मैं शाम को अपलोड करके आपको लिंक दे दूँगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि आपका नॉन फेरस मेटल्स क्या होता है, ठीक है। तो कल जैसा आपको बताया था, फेरस मेटल्स क्या होते हैं। फेरस मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं, दिख रहा है ना काला के ऊपर। फेरस मेटल्स वो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बेस मेटल मतलब जो भी मेटल्स उसमें एक मेन कंपोनेंट जो होता है, अगर वो आयरन होगा तो उसको हम लोग फेरस मेटल्स बोलते हैं। अगर आयरन के अलावा और कोई भी कंपोनेंट हो, मेन कंपोनेंट जो होता है उसमें मेनली जो मटेरियल रहता है, अगर वो आयरन के अलावा और कोई भी मटेरियल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। तो नॉन फेरस मेटल्स में क्या होता है, आयरन नहीं रहता, मेन कंपोनेंट में नहीं रहता। बाकी सब में छोटा थोड़ा बहुत क्वांटिटी रह सकता है, लेकिन जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा वो आयरन नहीं रहेगा, आयरन के अलावा कोई और मेटल होगा, ठीक है। तो और फेरस मेटल समझ में आ गया, मतलब फेरस मेटल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें आयरन के अलावा बाकी कोई भी मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा, आयरन नहीं रहेगा ज़्यादा क्वांटिटी में। क्योंकि आपको मैं कल ही बताया था कि आयरन ज़्यादा रहता है तो उसको फेरस मेटल बोलते हैं। अगर आयरन के अलावा और कोई मेटल ज़्यादा रहता है तो उसको नॉन फेरस मेटल बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग नॉन फेरस मेटल्स के बारे में देख रहे थे, तो समझ में आया। तो अब हम लोग देखेंगे कि नॉन फेरस मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज, वैसे अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन कुल मिला के नॉन फेरस मेटल्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नॉन फेरस मेटल्स का। पहले क्या है कि आपका जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो मोर एक्सपेंसिव है, मतलब इनका जो दाम रहेगा मार्केट में वो नॉर्मली जो फेरस मेटल्स होते हैं, मतलब आपका आयरन या आपका स्टील या आपका कैस्ट आयरन, इन सब ये सब फेरस मेटल्स है। तो इन सारों से कंपेयर किया तो हमारे जितने भी नॉन फेरस मेटल्स है, ठीक है, तो हमारे जितने भी नॉन फेरस मेटल्स है इनका प्राइस ज़्यादा रहेगा अगर हम फेरस मेटल से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। तो फेरस मेटल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, क्यों हम लोग फेरस मेटल्स में जाते हैं, क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होता है कि नॉन फेरस मेटल्स जो है उनका वेट बहुत कम रहता है, ठीक है, बल्कि स्ट्रेंथ फेरस मेटल्स की जैसा बराबर देता है, लेकिन इनका वेट फेरस मेटल से कंपेयर किया तो कम रहता है। आपका एग्जाम्पल क्या है, एल्यूमिनियम। अगर आप एल्यूमिनियम देखेंगे, होता तो बहुत स्ट्रांग है एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम का जो वेट होता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद हाइयर कंडक्टिविटी, मतलब इनमें नॉन फेरस मेटल्स में कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिसमें करंट बहुत अच्छे से फ्लो कर सकता है, जैसा कि आपका कॉपर। तो फिर से पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो क्लास में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जुलाई में भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आज कल हम लोग फेरस मेटल्स देखे थे। तो फेरस मेटल्स में क्या होता है, जो मेन कंपोनेंट रहता है, ठीक है, फेरस मेटल में जो मेन रहता है वो आपका आयरन होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में आपका आयरन होता है और बाकी कम कम क्वांटिटी में बाकी मेटल्स रहते हैं। अगर किसी मेटल में ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन है तो उसको फेरस मेटल्स बोलते हैं। अगर आयरन के अलावा और कोई मेटल मेन कंपोनेंट है, मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉक्साइट हो सकता है, कुछ एल्यूमिनियम हो सकता है, अगर कोई और मेटल मेन कंपोनेंट है और आपका आयरन कम कंपोनेंट में है तो वैसा मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फेरस बोलते हैं। नॉन फेरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेनली आयरन नहीं है, मेन कंपोनेंट कुछ और है आयरन के अलावा, ठीक है। तो नॉन फेरस, फिर से स्क्रीन बंद हो गया, पता है यार, देख रहा हूँ। अरे
कौन कर कौन कर रहा है? ऐसा अपने आप नहीं बंद होता, कोई और करता है तभी बंद होता है, अपने आप वो बंद नहीं होता। इस बार कोई स्क्रीन शेयर मत करो, क्योंकि कोई और स्क्रीन शेयर करेगा तभी बंद होता है, ठीक है? मैं फ़ोन में भी चेक कर रहा हूँ, अगर इस बार किसी का स्क्रीन शेयर होते हुए दिखा तो क्लास नहीं होगा आज, ठीक है? कोई और स्क्रीन शेयर बटन मत दबाओ, आप बटन दबाओगे तो मेरा स्क्रीन यहाँ बंद हो जाएगा, ठीक है? तो आपको मैं ये बता रहा था कि आपका जो फेरस में नॉन फेरस मेटल्स होते हैं वो फेरस मेटल से इसलिए अलग है क्योंकि फेरस मेटल्स में मेनली आपका क्या रहता है, आयरन रहता है। लेकिन अगर आयरन के अलावा और कोई कंपोनेंट मेनली अवेलेबल है उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फेरस मेटल्स बोलते हैं। मतलब नॉन फेरस मेटल्स मतलब वो मेटल्स होते हैं जिसमें मेन कंपोनेंट आयरन नहीं होता, कोई और मटेरियल होता है, ठीक है? तो अब देखिए नॉन फेरस मेटल्स में इसमें एक खासियत ये है कि जो नॉन फेरस मेटल्स है वो आपका फेरस मेटल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आपका मान लो आयरन है, या आपका स्टील है, या आपका कैस्ट आयरन है, आपका जो भी मटेरियल है, इन सब से ये सब फेरस मेटल्स है, ठीक है? अगर इन सब का जो प्राइस होगा वो देखेंगे, अगर हम नॉन फेरस मेटल्स का प्राइस देखेंगे तो नॉन फेरस मेटल्स मतलब आपका एल्यूमिनियम या जो भी मेटल्स है उनका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू आपका फेरस मेटल, ठीक है? उसके बाद फेरस मेटल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लेकिन आपका फेरस मेटल्स का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि आपका नॉन फेरस मेटल्स का जो वेट होता है वो बहुत कम रहता है, ठीक है, व्हेन कंपेयर टू फेरस मेटल्स। अगर आप नॉन फेरस मेटल्स को फेरस मेटल्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो नॉन फेरस मेटल्स का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है? जैसे आपका एल्यूमिनियम का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है, लेकिन एल्यूमिनियम का जो वेट रहता है वो आयरन या स्टील किसी से भी कंपेयर करिए उससे कम रहता है, ठीक है? उसके बाद आपका दूसरा है हायर कंडक्टिविटी। हायर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आपका जो नॉन फेरस मेटल्स है उनमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है? अगर हम नॉन फेरस मेटल से कंपेयर किया तो नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से फ्लो करवा सकते हैं, मतलब उसमें कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है? उसके बाद हमारा तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि हमारा जो नॉन फेरस मेटल्स है ये नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहते हैं। मतलब आप देख सकते हैं, कल मैं आपको बताया था आयरन भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, मतलब आप किसी मैग्नेट के पास ले जाएंगे आयरन भी चिपक जाएगा, स्टील भी चिपकेगा, कैस्ट आयरन भी चिपकेगा। लेकिन आप अगर नॉन फेरस मेटल्स देखेंगे, जैसा कि आपका एल्यूमिनियम या आपका कॉपर देखेंगे, तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, ठीक है? तो नॉन फेरस मेटल्स में नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है? उसके बाद आपका लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, रेसिस्टेंस टू करोजन। मतलब नॉन फेरस मेटल्स में जंग लगने का, ठीक है, वो जो होता है वो बहुत कम चांसेस रहते हैं, मतलब वो रेसिस्टेंस टू करोजन होता है, जैसा आपका जिंक। ठीक 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 है ठीक है ठीक है। तो आपका जो नॉन फेरस मेटल्स होते हैं ये करोजन रेसिस्टेंस होते हैं, मतलब इनमें जंग नहीं होगा, ठीक है? तो जैसा आपका जिंक होता है, जिंक में जंग नहीं होगा, ठीक है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है नॉन फेरस मेटल्स का। एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या क्या नॉन फेरस मेटल्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स आपका क्या क्या होते हैं, आपका एल्यूमिनियम होगा, आपका कॉपर होगा, आपका लीड, निकिल, टिन, टाइटेनियम, जिंक, ये जितने भी है ये सब नॉन फेरस मेटल्स है, और ये सब आप कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। जैसे आप कोई तार देखेंगे, आपका तार एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, आपका जो सोल्डरिंग रॉड है उसमें लीड लगता है, आपका निकिल भी आप देखे होंगे, और आपका जो फ्यूज वायर रहता है वो टिन का होता है, और आप कुछ देखे होंगे कुछ में जिंक भी रहता है, ठीक है? और आपका जो हाँ पैर में जो रॉड वाड लगता है वो टाइटेनियम का भी लगता है, ठीक है? ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स हैं, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कुछ प्रीशियस, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब ये होता है कि ये जो नॉन फेरस मेटल्स है ये 7
ये 7 जो नॉन फेरस मेटल्स है इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फेरस मेटल्स है। और कुछ और प्रीशियस मतलब बहुत कीमती, ठीक है, कुछ कीमती मेटल्स भी है, ठीक है। हमारा नॉन फेरस मेटल्स में कुछ कीमती मेटल्स भी है, जैसा आपका गोल्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका प्लैटिनम हो गया। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये भी नॉन फेरस मेटल्स में आता है, ये फेरस मेटल्स नहीं होते। और आप देख सकते हैं गोल्ड का, सिल्वर का या प्लैटिनम का ये बहुत कीमती मेटल्स होते हैं क्योंकि इनका दाम बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद कुछ रेयर मेटल्स मतलब बहुत कम मिलने वाले मेटल्स में नॉन फेरस मेटल्स क्या होते हैं, आपका कोबाल्ट बहुत कम मिलता है, मेर्कुरी बहुत कम मिलता है, टंगस्टन वो भी कुछ कम मिलता है, बेरिलियम, बिस्मथ, सीरियम, ये सब क्या होता है, कुछ ऐसा मेटल्स होते हैं, ये भी नॉन फेरस मेटल्स है लेकिन इनका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इनका भी दाम थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब आपका नॉन फेरस मेटल्स है। आपका एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकिल, टिन, टाइटेनियम, जिंक ये इंपॉर्टेंट है। और आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये भी नॉन फेरस है लेकिन ये बहुत महंगे हैं। उसके बाद आपका कोबाल्ट, मेर्कुरी, टंगस्टन, बेरिलियम, बिस्मथ, सीरियम ये सब भी नॉन फेरस है लेकिन ये बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका नॉन फेरस मेटल्स है। तो यहाँ तक समझ में आया। तो उसके बाद आगे चलेंगे, आगे जाकर हम लोग देखेंगे पहले नॉन फेरस मेटल के बारे में जो है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का आप जानते हैं, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होगा वो Al से दिखाते हैं और इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 13 होगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम जो बनता है वो बॉक्साइट से बनता है, ठीक है। आपका जो बॉक्साइट होगा उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपका एल्यूमिनियम बनता है, ठीक है। वो प्रोसेस इतना आपका ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और आपका एल्यूमिनियम का जो डेंसिटी होगा वो बहुत कम रहता है। डेंसिटी मतलब मैं अगर इतना सा कोई और मेटल लिया हूँ और उतना ही मैं एल्यूमिनियम लिया हूँ तो इतना मेटल्स में जो एटम्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा रहेंगे बाकी मेटल्स में, और एल्यूमिनियम में जो डेंसिटी होगा वो थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम का डेंसिटी कम है एटम्स का, इसलिए एल्यूमिनियम का जो वेट होता है वो भी बहुत कम रहता है, ठीक है। जैसा मान लो ये मेरा आयरन है, आयरन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा एरिया लेंगे उतने एरिया में जितने एटम्स रहेंगे आयरन में बहुत ज़्यादा एटम्स रहेंगे। और अगर एल्यूमिनियम लेंगे उतना ही एरिया का एल्यूमिनियम लेंगे तो एल्यूमिनियम में कम एटम्स रहते हैं, इसलिए इनका डेंसिटी कम है, तो इसलिए एल्यूमिनियम का वेट भी कम है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 607 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर एल्यूमिनियम का आपके पास कोई प्लेट है, अगर आप उसको गर्म करेंगे 607 डिग्री से ऊपर तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, ठीक है। और एल्यूमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 2467 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब एल्यूमिनियम को मैं 607 से ऊपर करूंगा तो वो पिघल जाएगा, पानी हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद उसको और गर्म करूंगा और उसको अगर मैं 2467 डिग्री तक गर्म करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, वेपर होने का चांसेस हो जाएंगे। वो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 607 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना है, 2406 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो अगर 660 से ज़्यादा गर्म करेंगे वो मेल्ट हो जाएगा, अगर 2467 से ज़्यादा गर्म करेंगे वो वेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एल्यूमिनियम का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है वो 2.70 रहता है, ठीक है। तो ये कुछ एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टीज़ है, और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एल्यूमिनियम का, ठीक है। और स्टील के बाद, ठीक है, स्टील के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल जो है वो आपका एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। स्टील के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेटल होता है वो आपका एल्यूमिनियम होता है, और यूज़ करने का इसलिए है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, ठीक है, और ये करंट को फ्लो करवा सकता है अच्छे से, ठीक है। और ये ग्रेइश वाइट में रहता है, और इसको एल्यूमिनियम को काटना ये सब बहुत आसान होता है। इसलिए आप देख सकते हैं अगर आप बाहर कहीं रोटी वोटी देंगे उसको एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करके देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप एल्यूमिनियम हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं, फॉइल की जैसा एल्यूमिनियम फॉइल बोलते हैं। कहाँ भाई बाहर कहीं खाना वाना लेंगे एल्यूमिनियम फॉइल आप उस खाने में आएगा। और कैंस में भी यूज़ करेंगे। अब बड़े बड़े हमारा जो खंबे के ऊपर जो बड़े बड़े तार जाते हैं ना वो ओवरहेड लाइन्स बोलते हैं उनको, उनमें भी एल्यूमिनियम यूज़ करेंगे। केबल्स में भी यूज़ करते हैं, पैनल्स में भी यूज़ करते हैं, रोड सिग्नल्स में भी यूज़ करते हैं। ऐसा एल्यूमिनियम बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। इसलिए यूज़ होता है क्योंकि एल्यूमिनियम का वेट कम है
और वो गुड कंडक्टर जैसा काम करता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम समझ में आया यहाँ तक। तो उसके बाद देखेंगे कॉपर। आपका अगला मेटल जो है नॉन फेरस मेटल्स में वो है आपका कॉपर। ठीक है, कॉपर का जो सिंबल होता है वो Cu होता है। ठीक है, उसके बाद उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 29। ठीक है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 29 होगा। और कॉपर आपका बहुत सॉफ्ट रहता है और उसको हम पतले पतले तार में आराम से निकाल सकते हैं और वो डक्टाइल भी होता है, मतलब ठीक है। और उसका जो वो हीट को भी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकता है और लाइट को भी बहुत अच्छे से करंट को भी बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ आते हैं। सबसे पहला क्या है कि कॉपर थोड़ा सॉफ्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद कॉपर का मैलिएबिलिटी अच्छा रहता है। मैलिएबिलिटी मतलब आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई मेटल है और इस मेटल से मैं तार निकाल सकता हूँ, पतले पतले तार, बिना मेटल को खराब टूटे, तो उसको मैलिएबिलिटी बोलते हैं। तो कॉपर से तार बहुत आराम से निकाल सकते हैं, इसलिए कॉपर का तार बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉपर थोड़ा डक्टाइल मटेरियल है, मतलब उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, उसके बाद सीधा वो टूट जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता कॉपर में। ठीक है, उसके बाद कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है, अगर आप कॉपर को हीट करेंगे तो वो हीट को बहुत अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते। एक कोने में हीट करेंगे, जैसा ये मेरा कॉपर है, यहाँ पे मैं हीट किया हूँ तो यहाँ से हीट इस कोने में बहुत आराम से फ्लो हो जाएगा, क्योंकि कॉपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो कॉपर में क्या होगा, करंट भी बहुत अच्छे से फ्लो कर पाएगा, इसलिए हम कॉपर को घर में तारों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉपर के कुछ प्रॉपर्टीज़ है। और भी देखते हैं, कॉपर का जो इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी होता है वो होता है 16.78। ठीक है, और कॉपर आपको देखने में रेड और ऑरेंज कलर में दिखता है, दोनों का मिलाएंगे तो जो कलर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसका थर्मल एक्सपेंशन 16.5 माइक्रोमीटर्स होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कुछ है ही नहीं समझने के लिए। आगे जाएंगे तो कॉपर का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, वो रेडिश ब्राउन कलर में रहेगा, वो ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ। ठीक है, डक्टाइल रहेगा, मतलब वो उसको टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। मेरा कॉपर का तार है, इधर इधर खींचा हूँ तो एक्सपैंड होगा और एक प्रॉपर्टी के बाद वो टूट जाएगा, वो डक्टाइलिटी होता है। ठीक है, उसके बाद कॉपर का बहुत एक्सीलेंट कंडक्टर और हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद कॉपर का कहाँ एप्लीकेशंस होंगे, तो आप देख सकते हैं हम कॉपर को इलेक्ट्रिकल वॉइस में यूज़ करते हैं। और पीसीबी बोर्ड पता है आपको, जो आपका फ़ोन में जो ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिस पे सारे कंपोनेंट्स लगाते हैं, उस बोर्ड को पीसीबी बोर्ड कहते हैं। ठीक है, तो कॉपर को पीसीबी बोर्ड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद पाइप्स में भी यूज़ करते हैं कॉपर पाइप्स का। और कुछ घरेलू सामान जो होते हैं, किचन में जितने भी सामान होते हैं, खाना बनाने वाला बर्तन, तो उनमें भी कॉपर यूज़ होता है। और कुछ गहने होते हैं, कॉपर के गहने भी होते हैं, तो कॉपर का गहने भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉपर के प्रॉपर्टीज यूजेस है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ ये है कि जैसा आप लोग सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपर कहाँ यूज़ होता है, हम लोगों के तारों में। जितने भी घर में वायर बनते हैं वो सब आपके कॉपर के बनते हैं। ठीक है, उसके बाद अरे मैं अभी कुछ बोला है, मैं अभी ख़त्म नहीं बोला हूँ यार। उसके बाद आपका जो सोल्डरिंग आयरन रहता है ना, जिससे आप अगर आपका कुछ ख़राब हो जाता है, टीवी तो सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग आयरन का जो रॉड रहता है, तो उस रॉड का जो टिप बनता है, वो टिप भी किससे बनता है, कॉपर। तो वो रॉड का जो स्टार्टिंग वाला रहता है वो कॉपर से ही बनता है। ठीक है, उसके बाद पाइप्स में भी कॉपर यूज़ होता है, उसके बाद सिलेंडर्स में भी यूज़ होता है, और घर में बर्तन में भी यूज़ होता है, और कुछ गहने में भी कॉपर का गहने भी बनते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका कॉपर का कुछ एप्लीकेशन है। और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपके फ़ोन में जो बोर्ड होता है ना, उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। वो बोर्ड भी आपका किससे बनेगा, कॉपर से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो भाई आगे बता रहा हूँ। आगे हम लोग देखेंगे जिंक क्या होता है। ठीक है, तो जिंक भी आपका एक नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, तो जिंक का केमिकल नाम ये। अब हम लोग देखेंगे जिंक। तो जिंक भी क्या है, आपका एक नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, तो जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, और जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है। ठीक है, तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है। नंबर याद रखने का ज़रूरत नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं याद रखना, मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, मास इसका इतना है, एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट जिंक का 400
19 है, ठीक है, 419.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। एल्यूमिनियम से कंपेयर किया तो और ज़्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। तो जिंक के कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जिंक क्या होता है, करोजन रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। जिंक आपका क्या होगा, रेसिस्टेंस टू करोजन, मतलब जिंक में जंग लगने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो आपका स्कूल टेंथ में या 12th में पढ़े होंगे, जिंक को क्या करते हैं, किसी मेटल के साथ गैल्वाइंग या कुछ बोलते हैं उसको, मेटल के साथ जोड़ के रखते हैं। जैसा आपका आयरन पीस है, आयरन पीस आपको लग रहा है अगर जंग लगेगा तो आयरन में क्या करेंगे, आयरन पीस पे एक जिंक लगा के रखेंगे ताकि आयरन में जंग ना लगे। आप ये मेटल को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं क्या? हाँ, तो जिंक को गैल्वेनाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए जंग होने के लिए भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक टेबल होता है, ठीक है। तो टेबल में सबसे ऊपर जो रहते हैं वो कम जंग लगते हैं और टेबल में सबसे नीचे जो रहते हैं उनमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। तो अगर हम सबसे ऊपर वाले मेटल को सबसे नीचे वाले मेटल से मिलाएंगे तो ये नीचे वाले मेटल में जंग लगने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर देखेंगे तो जिंक आपका क्या होगा, बहुत अच्छा मेटल होगा क्योंकि जिंक में जंग बहुत कम लगता है, ठीक है। तो उसके बाद जिंक आपका सिल्वर ब्लू कलर में रहता है और ये डक्टाइल है, मतलब ये भी ग्लास के जैसा, एक तो थोड़ा बेंड होगा उसके बाद टूट जाएगा, उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और जिंक थोड़ा स्ट्रांग मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद जिंक का अगर एप्लीकेशंस देखेंगे, जिंक कहाँ यूज़ करते हैं कि एक तो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आप बताए थे कि किसी और मेटल के साथ जोड़ के रखेंगे ताकि बेस मेटल को बचाने के लिए, तो वैसे जगह गैल्वेनाइजेशन में हम लोग जिंक यूज़ करते हैं। और बैटरीज में आपका जिंक का बैटरीज भी होते हैं, जिंक का बैटरी होते हैं नहीं होते, होते हैं नहीं होते भाई, बैटरीज में जिंक होता है नहीं होता? आपका नॉर्मल जो आप जो रिमोट में या घड़ी में जो बैटरी लगाते हैं, AA बैटरीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपका जो AA बैटरी या AAA साइज बैटरीज जो रहते हैं जो आप लोग रिमोट में या यहाँ वहाँ लगाते हो, ठीक है। तो ये जो बैटरीज है ये किस किस से बनता है, कुछ पता है किस किस से बनता है ये बैटरीज? चलिए, आपका जो बैटरीज रहते हैं, ठीक है, बैटरीज में एक जिंक का प्लेट रहता है और एक कॉपर का प्लेट रहता है और बीच में एक कुछ केमिकल रहता है। तो जिंक और कॉपर के प्लेट की वजह से बैटरी में वोल्टेज आता है, ठीक है। तो बैटरीज में भी जिंक यूज़ किया जाता है। और जो आपका आयरन का जो छत होते हैं ना ऐसे, इनमें जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि आयरन में जंग ना लगे, ठीक है। तो जिंक, और ये तो नॉर्मल एप्लीकेशन हो गया, एक तो गैल्वेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, एक तो बैटरीज के साथ यूज़ करते हैं, और एक छत पे जो रूफ होता है आयरन का उसके ऊपर भी पेंटिंग करते हैं जिंक का। इसके साथ साथ जिंक को क्या करते हैं, किसी और मेटल के साथ मिला के कुछ और मेटल बनाते हैं। जैसे आपका ब्रास बनने के लिए जिंक और किस किस को मिलाना पड़ेगा? ब्रास जो है, ब्रास किस किस मेटल को मिलाने से बनता है? कॉपर और जिंक, ठीक है। अब अगर कॉपर लेंगे और जिंक लेंगे, दोनों को एक पर्टिकुलर रेशियो में मिलाएंगे तो आपका ब्रास बनता है। तो ऐसा अलग मटेरियल बनाने के लिए भी जिंक को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। जिंक को बैटरी में यूज़ करते हैं, जिंक को गैल्वेनाइजेशन करने में यूज़ करते हैं, और जिंक को किसी और मटेरियल के साथ मिला के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जिंक के कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो हम आगे चलेंगे। समझ में आया? चलो इसका डेस्कटॉप में ले रहा हूँ और ताकि इसको हम पीपीटी में लेके इसके ऊपर कुछ किचर पिचर कर सकें, ठीक है। ठीक है, अब आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये नॉर्मल ड्राई सेल है। आपको ड्राई सेल पता है ना, ड्राई सेल क्या होता है? तो ये आपका ड्राई सेल है। ड्राई सेल मतलब जो आपका पिन सेल, आप लोग सब लोग अलग अलग नाम बोलते हो, जो आपका नॉर्मल घर में बैटरी रहता है ना, तो वो वही उसी को ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है और एक नेगेटिव टर्मिनल रहता है, ठीक है। जो ऊंचा रहता है वो पॉजिटिव होता है, जो यहाँ पे जहाँ ऊंचा नहीं रहेगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो ये आपका नॉर्मल ड्राई सेल होता है, आप लोग ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका जो ये पॉजिटिव होता है ये आपका कैथोड होता है, ठीक है। और ये कैथोड जो बनता है वो आपका कार्बन इलेक्ट्रोड से बनता है, ठीक है। तो ये आपका कैथोड जैसा काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक जिंक का केसिंग रहता है, जिंक का केसिंग रहता है। तो ये जिंक का केसिंग आपका कैसा काम करेगा, एनोड की जैसा काम करेगा। उसके बाद दोनों को सेपरेट करने के लिए एक सेपरेटर रहता है
और बाहर एक प्रोटेक्टिंग रहता है, और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो आपका अमोनियम क्लोराइड रहता है, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड रहता है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। तो ये आपका कार्बन का इलेक्ट्रोड हो गया और एक जिंक का एनोड हो गया। तो कार्बन और एनोड है, यहाँ पे कार्बन का कैथोड है और जिंक का एनोड है, तो दोनों रहेंगे और बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका वोल्टेज आएगा, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और जो एक एनोड और कैथोड है, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा, कुछ वोल्टेज आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एनोड क्या है, मेरा कार्बन का इलेक्ट्रोड है, और मेरा एनोड मेरा जिंक का केसिंग है, और कैथोड यहाँ पे मेरा क्या है, कार्बन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो एनोड है, कैथोड है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या है मेरा, अमोनियम क्लोराइड है और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी है। तो एनोड है, कैथोड है और मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है। तो इन तीनों की वजह से केमिकल रिएक्शन होगा अंदर, और इस केमिकल रिएक्शन की वजह से मुझे क्या आएगा, वोल्टेज आएगा बैटरी के बाहर, और इसी वोल्टेज से हमारा घड़ी, रिमोट सब चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल मतलब इसमें कुछ लिक्विड नहीं रहता, सब सॉलिड स्टेट में रहता है। ये आपका कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड है, ये लिक्विड तो नहीं है। आपका जिंक का केसिंग है, वो भी सॉलिड है, और बीच में जो एल्यूमिनियम क्लोराइड और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रहता है, ये पाउडर की फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये पाउडर की फॉर्म में रहता है। अमोनियम क्लोराइड भी पाउडर की जैसा रहेगा, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भी आपका पाउडर की जैसा रहेगा। तो पाउडर है, रॉड से सब है, तो बैटरी वहाँ केमिकल रिएक्शन की वजह से वोल्टेज आने लगेगा, ठीक है। अरे आपके पास एक बीकर रहेगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है, और इसमें आप दो अलग अलग मटेरियल्स रखेंगे, एक आपका एनोड होगा और एक आपका कैथोड होगा। तो यहाँ पे अगर आप कुछ बैटरी लगाएंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पे आयॉन्स का एक्सचेंज होने की वजह से इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होता है। वैसे ही इसका उल्टा बैटरी में होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होगा, उसके वजह से यहाँ पे वोल्टेज आता है। तो ये केमिकल रिएक्शन होने के लिए हमको पहले क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोड चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है जो पाउडर के फॉर्म में रहेगा, और एक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है, वो भी पाउडर के फॉर्म में रहेगा। उसके बाद मुझे एक एनोड, एक कैथोड चाहिए। तो मेरा कैथोड क्या होगा, कार्बन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। और एक एनोड चाहिए, वो मेरा क्या होगा, जिंक का केसिंग मतलब वो ऐसा कवर के जैसा रहेगा, लेकिन वो एनोड के जैसा काम करेगा, वो एक शीट की जैसा रहेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये मेरा जो कैथोड है कार्बन का, इसके सराउंडिंग में ऐसा मेरा कैथोड है, तो इसके बगल में ऐसा लपेट के रहेगा एक पतला सा प्लेट रहेगा, वो प्लेट जिंक का होगा। यही प्लेट मेरा एनोड की जैसा काम करेगा। ये कैथोड है, ये एनोड है, और बीच में मेरा अमोनियम क्लोराइड और जिंक मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रहेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो एनोड है मेरा, वो इलेक्ट्रोलाइट है, एनोड है मेरा जिंक है, और एक कैथोड है मेरा इलेक्ट्रोलाइट है। तो दोनों के बीच में रिएक्शन होने की वजह से मेरा वोल्टेज आता है। तो केसिंग मतलब ये मत समझिए कि कुछ अलग नाम है। केसिंग मतलब जैसे आपको कोई अंदर है, उसके बाहर कुछ उसको ढक रहा है, तो जो उसको ढकेगा उसी को केसिंग बोलते हैं, ठीक है।